हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 20 ऑफ सीआरपीसी, जो बात करता है समान मामलों के विचारण से। इससे पहले हमने देखा था कि वारंट ट्रायल देखा था, तो उससे पहले हमने सेशन ट्रायल देखा था जो 225 से स्टार्ट हुई थी और 237 तक चली थी। ठीक है, उसके बाद वारंट ट्रायल 238 से 250 तक ये पूरा प्रोसीजर चलने के बाद, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं समान मामलों के विचार। जो समान मामले होते हैं, समान मामले क्या होते हैं? जो 2 वर्ष से कम के मामले होते हैं उसे समन मामला कहा जाता है। और वारंट मामला किसे कहते हैं? जो 2 वर्ष से अधिक से दंडनीय अपराध होते हैं उसे वारंट ट्रायल कहा जाता है। तो वारंट ट्रायल में भी हमने 2 प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, पहला पढ़ा था हमने कि जो पुलिस रिपोर्ट से मामले संचित होते हैं वो, और दूसरा जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले, अर्थात कि जो परिवार पे संचित किए जाते हैं उसका विचारण किस प्रकार से चलता है उसको हमने देखा। अब आज के सेशन में हम देखेंगे जो समन मामले होते हैं उसका विचारण कैसे होता है, जहाँ पे हम देखेंगे समन मामला क्या होता है ये हमने देख लिया। वो इसमें इस मामलों में जो दोष सिद्धि होती है, जो छोटे मामले होते हैं उसमें किस प्रकार से होता है, और समन मामलों में आरोप किस प्रकार से लगाया जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे चैप्टर 20 में सबसे पहला सेक्शन आता है 251। ठीक है, 251 क्या कहता है कि अभियोग का सारांश बताया जाना। जब समन मामलों में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे अपराध की विशिष्टियाँ बताई जाएगी जिसका उस पर अभियोग है, या उससे पूछा जाएगा कि या वो दोषी होने का इकरार करता है अथवा प्रत्यक्षा करना चाहता है, किंतु आरोप विचित करना आवश्यक नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या, जो समन मामले होते हैं उसमें आरोप जो फ्रेम किया जाता है, यानी चार्जेस जो फ्रेम किए जाते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो अभियोग जो उस पर लगाई गई है उसकी विशिष्टियाँ बताई जाती है कि भैया आपने ऐसा ऐसा अपराध किया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वहाँ पे उस चीज़ के लिए कोई चार्ज फ्रेम किया जाए, और जब यह उसकी विशिष्टियाँ बताई जाती है तब वहाँ पर जो व्यक्ति अभियुक्त है अब उससे कहा जाएगा, कौन कहेगा? न्यायालय कहेगा, न्यायाधीश कहता है। ठीक है, अब वहाँ पे मजिस्ट्रेट कहता है कि भैया आपने ऐसा अपराध किया। तब यहाँ पे आपने अपराध तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब दोषी होने का अभियोग करते हो, यानी कि अपना अपराध स्वीकार करते हो या फिर अपना प्रतिरक्षा करना चाहते हो, यानी डिफेंस करना चाहते हो। अब डिफेंस करेगा तो आगे की प्रोसीडिंग होगी, और दोषी दोषी होने का अभियोग करता है। दोषी होने का अभियोग का मतलब क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ हमने सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल दोनों में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर बात करें, जैसे सेशन ट्रायल चल रही थी तो 228 में क्या कर रहा था, मामला स्टेब्लिश होने के बाद चार्जेस फ्रेम कर रहा था। उसी प्रकार से वारंट ट्रायल देखा जाए तो वारंट ट्रायल में भी 241 में दोष सिद्धि करता है, यानी दोषी होने के अभियोग को दोष सिद्धि करता है। लेकिन कब करेगा? जब चार्जेस फ्रेम करेगा। तो 240 में क्या करता है? चार्जेस फ्रेम करता है, उसके बाद दोषी होने का अभियोग वहाँ पर आता है। उसी प्रकार से जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो मामले संचित होते हैं तो कहाँ पे आता है? 246। आप देखेंगे 246 में वहाँ पे आरोप विरचित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करें समन मामले में, तो समन मामले में कहीं भी आपको ये आरोप फ्रेम करने के बारे में, चार्जेस फ्रेम करने के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? सिर्फ विशिष्टियाँ बताई जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समन मामले में आरोप क्या किया विरचित किया जाता है या नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर विशिष्टियाँ बताई जाती हैं किस में? समन मामले में, वारंट मामले में, सेशन जो ट्रायल होती है उसमें किया जाता है, किस में की जाती है? तो सिर्फ यहाँ पे समन मामलों के बारे में ही बात की जाएगी। तो जो समन मामले होते हैं तो उसमें विशिष्टियाँ बताई जाती हैं, आरोप फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे दोषी होने का अभियोग पर पूछा जाएगा, और दोषी होने के अभियोग पर पूछा जाता है तो जो अभियुक्त व्यक्ति है वो क्या कहेगा? यदि उसको लगता है कि उसने अपराध किया है या फिर वो चाहता है कि प्रतिरक्षा करे या डिफेंस करना चाहे तो डिफेंस कर सकता है। तो वहाँ पे जब डिफेंस करेगा तब आगे की ट्रायल चलती है, क्योंकि उसने अपना जो उस पर आरोप लगाया गया था उसका कहना है कि वो जो भी आरोप लगाए गए हैं वो स्वीकार नहीं करता है। जब आरोप स्वीकार नहीं करेगा तो उसको साबित कौन करेगा? अब प्रोसिक्यूशन आएगा। ठीक है, तो जो अभियोजन पक्ष है वो आएगा यहाँ पर इस चीज़ को साबित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी अब जो अभियुक्त व्यक्ति होता है
जब तक मामला सिद्ध नहीं हो जाता, यानी आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक क्या है, जो अभियुक्त व्यक्ति है वो इनोसेंट पर्सन होता है। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि किसको, प्रोसिक्यूशन को, कि मामला क्या है, कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, तभी वहाँ पे ऐसा मामला यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगर प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाता है, तब यहाँ पे जो अभियुक्त व्यक्ति है वो क्या होगा, वो छूट जाएगा। ठीक है, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोसिक्यूशन को क्या कर रहा है, मान लीजिए कि प्रतिरक्षा करना चाहता है, यानी कि जो अभियुक्त व्यक्ति है वो चाहता है कि वो प्रतिरक्षा करे, तब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, आगे के जो एविडेंस वगैरह सारी चीज़ लाता है। तो यहाँ पे 252 क्या है कि उसी के आगे बढ़ाया है कि दोषी होने का इबाक पर दोषी, यानी कि वो अपना आरोप जो है उसको स्वीकार कर लेता है। यदि स्वीकार कर लेता है तो दोषी होने का अभिभाषण करेंगे, वहीं पे दोषी सिद्ध कर दिए जाएगी। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिभाग यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है। यानी कि यदि जो अभियुक्त है, ये नाम का यह अभियुक्त है, वो आता है जिस रीति में, ठीक है, जिस प्रकार से वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि वह अपराध को स्वीकार करता है, उसी रीति में, उसी प्रकार से, उसी शब्दों में क्या किया जाएगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसको दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। ठीक है, स्वविवेक अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, 253 आता है, छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने का अभिभाग पर दोष सिद्धि है। अब यहाँ पर छोटे मामले को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको जो धारा 206 है वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, यदि आपके पास बैरेक्ट है तो बैरेक्ट यहाँ पे रेड विद 206 जरूर कर लेना। ठीक है, तो 206 को सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 253 के पहले। अब यहाँ पे जो छोटे अपराध होते हैं उसमें विशेष प्रकार के समन किए जाते हैं। यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 260 या 261 के अधीन, यानी जो मामला संक्षेप में निपटाया जाता है, यहाँ पे समरी ट्रायल की बात की जा रही है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायल यही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो समरी ट्रायल वाले होते हैं उस मामले में क्या किया जाता है, मामले को संक्षेप में निपटाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जो संज्ञान जिस मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस लिया है उस अपराध का, और उसकी राय में 260 या 261 के अधीन संक्षेप में निपटाया जा सकता है। तो मामला वहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो अपने रीजन को, जो भी रीजन है उसको रिकॉर्ड करता है और वहाँ पर अपेक्षा करेगा किस व्यक्ति से, जो अभियुक्त है, जिसने अपराध किया है उससे अपेक्षा करेगा कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो तारीख निर्दिष्ट की जा रही है उस तारीख पर क्या करे, या तो स्वयं हाजिर हो जाए या फिर किसी प्लीडर के माध्यम से या फिर डाक के द्वारा क्या किया कर दे, जो भी रकम लिखी गई है उस पर जो जुर्माने की रकम है वो क्या करे, वहाँ पे भेज दे मजिस्ट्रेट के पास। तो यहाँ पे इस प्रकार जो समन किया जाता है उसे विशेष प्रकार समन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो छोटे अपराध होते हैं वो होते क्या हैं, ये चीज़ बताता है आपको जो सब सेक्शन 2 है 206 का। वो क्या कहता है, छोटे अपराध से ऐसा कोई अपराध अभिप्रेत है जो केवल 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय हो। यानी कि जो छोटे अपराध होंगे, कैसे अपराध होंगे, कैसे माना जाएगा कोई अपराध छोटा है। अब वहाँ पर जो है जो अपराध है वो सिर्फ 1000 रुपये तक का है। ठीक है, 1000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो या फिर 1000 से कम का, 1000 से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1000 रुपये से अधिक करना हो तभी ये छोटा अपराध कहलाएगा। और ऐसे अपराध में कौन से अपराध नहीं आएंगे, मोटर व्हीकल एक्ट के अपराध इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर यान अधिनियम 1939 के अधीन कोई अपराध है तो इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटा अपराध है उसके लिए क्या किया जाता है, विशेष समन किया जाता है। कहाँ पे, 206 में। अब छोटे अपराध के बारे में जो समन मामला है तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, आपको 253 में आ रहा है। तो 253 का आप देखते हैं उसमें क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पहला सब सेक्शन क्या कहता है कि जहाँ धारा 206 के अधीन समन जारी किया जाता है, यहाँ पे कौन से समन की बात की जा रही है, जो विशेष प्रकार के समन होते हैं उस समन की बात हो रही है कि जो विशेष समन जारी किया जाता है 206 के अधीन और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिभाषण करना चाहता है। ऊपर क्या था, ऊपर हमने देखा था 252 में कि दोषी होने का अभिभाषण कर रहा है लेकिन वो अभियुक्त उपस्थित है। लेकिन यदि मान लीजिए छोटे अपराध दो विशेष समन किया गया है उसको और वहाँ पे अभियुक्त अनुपस्थित है, वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि
दोषी होने का वचन करता है हाजिर हुए बिना, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेन, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है अभियुक्त, हाजिर हुए बिना आरोप को दोषी होने का अभिवचन कर रहा है कि अपने आरोप को स्वीकार कर रहा है, तो वहाँ पर अपना अभिभाग अंतर्विष्ट करने वाले एक पत्र लिखेगा, ठीक है। कौन लिखेगा? अभियुक्त। ऑब्वियस सी बात है कि अभियुक्त ही लिखेगा। और समन में बेरिश जुर्माने की रकम डाक के संदेश विभाग द्वारा संदेश में भेजा जाएगी। 206 में अभी हमने देखा था कि डाक के द्वारा भी भेज सकता है रकम, जो भी निर्दिष्ट की गई है कि निश्चित तारीख से पहले आपको भेजना होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को भेज देगा, या फिर स्वयं उपस्थित हो सकता है या फिर प्लीडर के माध्यम से भी उपस्थित हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मतलब मजिस्ट्रेट स्व अभियुक्त को दोषी होने का अभिभाग पर दोष आधार पर उसकी अनुपस्थिति दोषित करेगा और समान विरुद्ध जुर्माना देने के लिए दंडादेश देगा, यानी कि जो जुर्माना था उसको देने के लिए भी दंडादेश देगा, और जो भी समन किया गया था उस अनुपस्थिति में भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कर रहा है? अनुपस्थिति में उसकी क्या किया जा रहा है? समन जो किया गया था वो अभिभाग पर दोषसिद्धि कर रहा है, जो भी जुर्माना है उसको देने का दंडादेश देता है, और अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम उस जुर्माने में समायोजित की जाएगी, यानी कि जो रकम उसने भेजी है अभियुक्त ने, उसको क्या किया जाएगा? जो भी जुर्माने की रकम है उससे समायोजित कर ली जाएगी, सेट अप कर ली जाएगी। और जहाँ या फिर, ठीक है ना, यहाँ पे यह आ गया जहाँ अभियुक्त द्वारा इस नियमित अपराध के प्लीडर अभियुक्त की ओर से उसके दोषी होने का वचन करता है, यानी कि अभी का वो स्वयं भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना, प्लीडर भी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए जो अभियुक्त है वो अपने प्लीडर को यहाँ पे अपॉइंट कर देता है, तो प्लीडर कौन होता है? जो वकील होते हैं, ठीक है, उसकी ओर से यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो प्लीडर है अभियुक्त की ओर से उसकी दोषी होने का वचन करते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट यथासंभव प्लीडर द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों अभिभाग को लेखबद्ध करेगा, यानी कि जो प्लीडर कहता है जिस बारे में जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है उसी शब्दों को क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करता है, और स्वविवेकन से उस अभियुक्त को ऐसे अभिभाग पर दोषित कर सकेगा, यथापूर्वक दंडादेश दे सकेगा, ठीक है। ये हो गया आपको अभियुक्त की अनुपस्थिति में जब यहाँ पे समन किया है, तो विशेष समन की बात की जा रही है, ठीक है। विशेष समन का जो प्रोविजन है, ठीक है, यहाँ पे बताएगा 206 में, और 353 में उसका ट्रायल के बारे में बता दिया गया है। अब यहाँ पे प्रोसीजर आता है 254 में। 254 क्या कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 या 53 के अधीन दोषित नहीं करता है, यानी कि जो 252 हमने पढ़ा था दोषी होने के अभिभाग पर दोषिति, यानी कि जब अभियुक्त लाया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष तब यहाँ पे दोषिति यदि आरोप को स्वीकार करते हुए हो गया। 253 में विशेष समन के बारे में यहाँ बता दिया गया, यदि उसके अधीन भी इन दो सेक्शन में भी क्या नहीं करता, जो समन का ट्रायल चल रहा है उसमें भी दोषी होने का अभिभाग पर दोषिति नहीं करता है, तब उसकी आगे की प्रोसीजर क्या होगी? जब आरोप को स्वीकार नहीं करता है तो अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाए लेने के लिए, और अभियुक्त को भी सुनने के लिए, और ऐसा सब साक्ष्य जो अभियुक्त, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, अब भाई उसने आरोप को स्वीकार तो किया नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन मामले को स्थापित करेगा कि भाई इसने अपराध किया है जो अभियुक्त व्यक्ति है, और ये कुछ क्या लाएगा? एविडेंस लाएगा। और उस प्रकार से जो एक्यूज्ड है, ठीक है, अभियुक्त है, वो भी तो अपने ओर से जो कुछ साक्ष्य लेके आएगा अपने डिफेंस में, अपने को बचाने के लिए शांत खड़ा रहेगा, लेकिन अपने को तो लाएगा, तो यहाँ पे बचाने के लिए। तो इसके जो साक्ष्य है, इसके जहाँ जो साक्ष्य आ रहे हैं, इन सभी को कंसीडर करेगा, ठीक है ना, यानी जो एविडेंस लाए गए हैं उन सभी को लेने के लिए कोर्ट क्या होगा? अग्रसर होगा। जो मजिस्ट्रेट है वो अग्रसर होगा, यानी कि सब दोनों के साक्ष्य को लेगा और दोनों को सुनेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो किसी साक्षी को हाजिर होने, कोई दस्तावेज चीज पेश करने के बारे में भी समन जारी कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई मजिस्ट्रेट की राय है कि या फिर मजिस्ट्रेट को अभियोजन यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है या फिर अभियुक्त कोई आवेदन करते हैं, कैसा आवेदन करते हैं? या तो किसी व्यक्ति को यानी कि जो साक्षी विटनेस है, साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए कोई समन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई दस्तावेज कोई डॉक्यूमेंट पेश करवाना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई चीज़ पेश करवाने का डायरेक्शन चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? एक आवेदन लगाते हैं 254(2) के तहत कि यहाँ पे कोई दस्तावेज चीज या फिर कोई किसी साक्षी को पेश करना है, तो उसके लिए यहाँ पे समन जारी किया जाए। तो यहाँ पे फिर समन जारी किया जाता है। समन कहाँ पे जारी किया जाएगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। समन का प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है
और दोनों चीज़ बताएंगे, किसी विटनेस को बुलाने के लिए भी समन, और दूसरी चीज़ किसी डॉक्यूमेंट को पेश करवाने के लिए समन किया जाता है। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे दी हुई है। उसके बाद अब यहाँ पे जो पेश करने की जब आवेदन किया गया था, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट इस आवेदन को कंसीडर करेगा और इससे जो भी साक्षी हैं और या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है उसको पेश करवाने के लिए भी यहाँ पे क्या कर सकता है, समन जारी कर सकता है। और उचित व्यय, जो भी व्यय होगा उस न्यायालय में जमा करवाएगा, तभी यहाँ पे समन जारी किया जाता है कि न्यायालय फ्री में काम नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ भी काम करवाना हो पहले एक कोर्ट फीस वगैरह लगती है। उसके बाद 255 समन जारी हो गया। 255 में क्या है, या तो दोषमुक्ति होगी या दोषसिद्धि होगी, एविडेंस भी ले लिया दोनों पक्षों के। ठीक है, एक्यूज और प्रोसिक्यूशन दोनों के एविडेंस ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब दोनों एविडेंस आ गए, सब कुछ देखेगा, यदि मजिस्ट्रेट 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यानी अतिरिक्त साक्ष्य कौन सा हो गया, जो समन करके बुलाया गया कोई विटनेस था उसको लिया और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको कंसीडर किया, तब यहाँ पर वह स्वप्रेरणा से जो भी उसने पेश करवाई, जो मजिस्ट्रेट था वो भी क्या करवा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट पेश करवा सकता है स्वयं से भी। ठीक है, स्वयं ऑटो उसको पास में डिस्क्रिप्शनरी पावर रहती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसको मंगा सकता है। तो वहाँ पर इन सभी पर निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभी दोषी हो नहीं है, तो अब दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। अब यहाँ पे क्या है, जब समन मामले हैं, अब यहाँ पे जो 254 के अधीन जो साक्ष्य आए और अतिरिक्त साक्ष्य जो भी आए, उन सभी को कंसीडर करने के बाद न्यायालय की राय है, इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि भैया इसने कोई अपराध ही नहीं किया, ठीक है, तो इसको छोड़ दिया जाए। तब वहाँ पे दोष मुक्ति का आदेश लिखता है। तो निर्णय कहाँ पे है, निर्णय लिखने का काम 353 में है। ठीक है, 353 आता ही जो सारे एविडेंस को कंसीडर करने के बाद, ठीक है, जब ट्रायल कंप्लीट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, तो आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल क्या आता है, जजमेंट आता है। जजमेंट कहाँ पे दिया है, 353 में। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पे निर्णय दिया जाता है। तब यहाँ पे दोष मुक्ति का आदेश अब लिखित कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 325 से 360 के उल्लंघन में कार्रवाई नहीं करता है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है 325 से और 360 क्या है, 325 है कि यदि पर्याप्त दंड नहीं दे सकता है मजिस्ट्रेट, तो मामले को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि जो अपराध है उसको सुनता है। अब वहाँ पे उसको लगता है कि भैया इसको अधिक दंड देना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या करेगा, मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देता है। 325 360 में क्या है कि परिवीक्षा का लाभ इसको नहीं देना चाहिए, तब यहाँ पे क्या करेगा, वहाँ यदि निष्कर्ष पर पहुँचता है अभियुक्त दोषी है, तो उसे विधि के अनुसार उसके बारे में दंड दे सकेगा। यानी कि उसको 325 के अनुसार भी कार्रवाई नहीं करनी है मजिस्ट्रेट को, 360 की भी कार्रवाई नहीं करनी, परिवीक्षा का लाभ भी नहीं देना है। तब यहाँ पे क्या करेगा, वो विधि के अनुसार जो भी वो जिस दंड को देने के लिए प्राधिकृत है वह मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पे उस दंड को दे सकता है। तो विधि के अनुसार का मतलब क्या है कि हर मजिस्ट्रेट, जैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, ठीक है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, CGM होता है। तो यहाँ पर इन सब के क्राइटेरिया डिवाइड किए गए हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है। ठीक है, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, ये 1 वर्ष तक का दंड दे सकता है। जो फर्स्ट क्लास है वो 3 वर्ष तक का कारावास का दंडादेश दे सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये दंडादेश दिया जा रहा है। अब तीसरा आता है यहाँ पर कि कोई मजिस्ट्रेट धारा 252 या 255 के अधीन किसी अभियुक्त को चाहे परिवाद या समन किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणे किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों के द्वारा साबित किया गया प्रतीत होता है, दोषित कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए जो कोई ऐसा तथ्य आया था जो स्वीकृत थे, यानी एडमिटेड फैक्ट थे, या फिर जो साबित तथ्य थे, उसी के आधार पर भी दोष सिद्ध कर सकता है। जो एडमिटेड फैक्ट कहाँ पे बताया गया है, आपका जो सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 58 है, वहाँ पे बताया गया है एडमिटेड फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे उसके बारे में दोषसिद्धि कर सकता है। अब यहाँ पे आता है 256 क्या बात करता है, परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु हो जाना। परिवादी ने परिवाद दाखिल किया, ठीक है, केस फाइल किया
और उसके बाद परिवादी आ ही नहीं रहा है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, इसकी डेथ हो गई तो यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया, परिवाद किया गया, उसके बाद न्यायालय ने समन जारी कर दिया दूसरे पार्टी को कि भैया तुम भी आ जाओ, और अभियुक्त की हाजिरी के लिए दिया दिन या उसके पश्चातवर्ती किसी भी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है। अब मान लीजिए जो परिवादी था, ठीक है, इसने केस फाइल किया, परिवाद दाखिल हुआ, केस में समन जारी हो गया, समन जारी होने के बाद एक्यूज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेट लगी, ठीक है ना, जैसे 5 तारीख लगी, वहाँ पे अब परिवादी नहीं आया और यहाँ पे स्थगन हो गया अगली डेट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 तारीख आई, 10 तारीख को भी यह नहीं आया, ठीक है। तब यहाँ पे अभियुक्त तो आया है लेकिन परिवादी यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, हर परिवादी हाजिर नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अब परिवादी जिसने केस फाइल किया भैया वही नहीं आ रहा है और मामला कैसा है, समन मामला है, तो वहाँ पे किसी दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक ना समझे। यानी कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा कारण है जिसके वजह से सुनवाई स्थगित करनी है तो कर सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो उसको दोषमुक्त कर दिया जाएगा अभियुक्त को। परंतु जहां परिवादी या प्रतिनिधित्व या प्लीडर द्वारा या अभियोजन संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट की राय है कि परिवादी का व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी में अभिव्यक्ति दे सकते हैं। यानी कि जो परिवादी है, यदि ऐसा मजिस्ट्रेट की राय है कि उसका आना वही आवश्यक नहीं है, ठीक है, परिवादी ना भी आए तब भी चलेगा, लेकिन उसको प्लीडर आए, ठीक है, प्लीडर आ रहा है, तब वहाँ पे ऐसा क्या है कि उसको अभिमुक्ति से आज़ादी दी जा सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि भैया तुम नहीं है रहने दो, तो अपने प्लीडर को भेज दो, तो यहाँ पे तुम्हारी जो सारी कार्रवाइयाँ हैं वो प्लीडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्लीडर आ रहा है उसके एवज में खड़ा हो रहा है, उसके एवज में पूरा काम कर रहा है, पूरी प्रोसीडिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभिमुक्ति दे दी गई है परिवादी को, तब केस चलता रहेगा, यहाँ पे उसको दोषमुक्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा चीज़ आता है कि उपधारा 1 के उपबंध जहाँ तक हो सके उन मामलों को भी लागू होंगे जहाँ परिवादी की हाजिर न होने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मामला है जहाँ परिवादी ने कंप्लेंट तो फाइल किया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे डेथ पे भी ये सारी चीज़ अप्लाई होगी जो ऊपर के उपधारा 1 में हमने पढ़ा अभी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी डेथ के मामले में भी अप्लाई होती है। और एक हमने ऊपर सेक्शन पढ़ा था, ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में 250, ठीक है, सॉरी 250, जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो धारा है ये समन मामलों में भी लागू होती है, यानी जो समन मामले अभी हम पढ़ रहे हैं ना उसमें भी ये लागू 250 जो धारा है वो लागू होती है। इसमें क्या बताया गया है कि जो मामला है, ठीक है, जो उचित कारण के बिना अभियोग लगाया गया है तो उसके लिए जो प्रतिकर डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे प्रोविजन 250 में किया गया है। तो 250 यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है, वो वारंट मामलों में भी अप्लाई होता है और समन मामलों में भी 250 अप्लाई होता है। उसके बाद परिवाद को वापस लेना। अब परिवाद जिसने फाइल किया था वो परिवाद वापस लेना चाहता है तो क्या वापस ले सकता है? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि परिवाद वापस कैसे लिया जाता है, परिवाद कौन वापस लेता है। तो यहाँ पे 257 में आपको आंसर मिलेगा कि यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन की अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि परिवाद जो है उसको वापस कब तक लिया जा सकता है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए कि अंतिम आदेश यानी निर्णय पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय क्या किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट का समाधान कर दिया जाए कि परिवाद वापस लेना है, कोई रीजन है तो यहाँ पे परिवाद वापस लिया जा सकता है। तो अभियुक्त के विरुद्ध ये जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हैं वहाँ उन सब में या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसकी अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा। और जब तब उस अभियुक्त के विरुद्ध कोई परिवाद इस प्रकार वापस लिया सकता दोषमुक्त, यानी कि यदि मान लीजिए एक अभियुक्त है तो उसके विरुद्ध मामला तो वापस लिया जा सकता है, कब? निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कभी भी। अब मान लीजिए जो अभियुक्त हैं वो 3 हैं, अब इनमें से जो परिवादी है उसमें से 2 के तो परिवाद वापस लेना चाहता है लेकिन 1 की नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे जब 2 की लेना चाहता है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट समाधान कर देता है, कोई रीजन है ऐसा जिसके वजह से वो
जो दो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ उनके विरुद्ध जो मामला चल रहा है उसको वापस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे न्यायालय अनुज्ञा दे सकेगा और उनको दोष मुक्त कर देगा। लेकिन यदि जो 3 में से एक बचा है उसके खिलाफ जो आगे प्रोसीडिंग चलनी है वो पूरी प्रोसीडिंग इसी के मामले अकॉर्डिंग चलेगी, जो जैसा प्रोसीजर है उसी प्रकार चलेगा, वो दोष मुक्त नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 258 आता है। 258 कहता है कि कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति, यानी कि जो मामले हैं उसको अर्जेंट करने की पावर है वो कहाँ पर दी गई है, ये 258 में है। 258 कहता है कि परिवार से भिन्न आधार पर संस्थित किसी समान मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे दो लोगों को पावर देगी, किसको, या तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा अथवा कोई मुख्य न्यायिक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, इनके पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऐसे कारणों से जो उसके लेखबद्ध किए जाएंगे निर्णय सुनाए जाने के पूर्व रोक सकता है, यानी कि उसको रोकने की कार्रवाई किसको, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, यहाँ पे कार्रवाई को रोक सकता है। और जहाँ मुख्य साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात, यानी जो मेन विटनेस थे उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए हैं, ठीक है, तो उसके पश्चात इस प्रकार की कार्रवाई रोकी जाती है, वहाँ दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है। यानी कि जो विटनेस थे, मेन विटनेस थे, उसकी क्या है, जो स्टेटमेंट थे उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, उसके बाद यदि कार्रवाई रोक रही है, मजिस्ट्रेट रोक रहा है, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और इस छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा, यानी कि डिस्चार्ज इसका प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पे जो कार्रवाई रोकी जा रही है वो किसकी है, परिवाद से भिन्न आधार पर, यानी कि परिवाद की नहीं है, ये परिवाद से भिन्न आधार पर किसी समान मामले की है। तो यहाँ पे इसको रोकने की प्रोसीडिंग यहाँ पे बताई गई 258 में। ये क्वेश्चन आता है कार्रवाई रोक देने की शक्ति कहाँ पर दिया गया है, किस सेक्शन में है, तो 258 आपको लगाना होगा, समान मामले में है। उसके बाद 259 ये लास्ट सेक्शन है यहाँ का। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण क्या होता है। 259 कहता है समान मामलों को वारंट मामलों में संपर्कित करने की न्यायालयिक शक्ति, जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समान मामले के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध के विचारण वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया अनुसार किया जाती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता की उबंधी रीत उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और इससे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिसकी की जाए। अब मान लीजिए जो मामला था उस समान मामले के अनुसार उसका विचारण चल रहा था, अब जो मामला आया तो उस मामला कैसा था, 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय था। तब मामला क्या किया जा सकता है कि समान मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित किया जा सकता है, वारंट मामलों के अनुसार ट्रायल चल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मामला है उसको पुनः सुनवाई की जा सकती है उस मजिस्ट्रेट के द्वारा। अभी क्या चल रहा था, समान मामला था, उसका समान वारंट चल रहा था, तो समान विचारण चल रहा था, वारंट नहीं, समान विचारण चल रहा था। अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो मामला है 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय है और न्याय के हित में ऐसा है, किस लिए, इन जस्टिस फॉर जस्टिस के लिए, न्याय के हित में, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये जरूरी है कि जो मामले का विचारण है वो किस प्रकार किया जाए, वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो मामला है समान मामले से वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि समान मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित या फिर परिवर्तित करने की न्यायालयिक शक्ति के बारे में प्रावधान कहाँ पे है, तो 259 में है या आपका यहाँ पे प्रावधान। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए प्लीज़ लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।